आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन पढ़ रहे हैं, जिसे लेखिका कृष्णा सोबती जी के द्वारा संस्मरण विधा में लिखा गया है। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह पाठ मैंने आपके अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है और आज आप मेरे साथ इसका भाग प्रथम पढ़ रहे हैं। भाग सेकंड भी संस्मरण विधा पर आधारित है तथा इसका तीसरा भाग अभ्यास प्रश्नों पर आधारित है। जब आप 2 भाग पढ़ चुकेंगे, उसके बाद तीसरे भाग में इस संस्मरण पर आधारित ही प्रश्न अभ्यास है जो कि आप हल करेंगे। चलते हैं पाठ की तरफ। यह पाठ मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का छोटा सा परिचय दूंगी। बच्चों, यह पाठ लेखिका का संस्मरण विधा पर आधारित है। अगर संस्मरण विधा की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में संस्मरण लेखन की वह विधा होती है जिसमें लेखक या लेखिका अपने जीवन की घटनाओं का कुछ इस तरह से चित्रण प्रस्तुत करता है कि पढ़ने सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वह उनके जीवन में ही पहुंच गए हैं। बच्चों, आप भी जब यह पाठ पढ़ेंगे तो आप भी यह पाएंगे कि आप कृष्णा सोबती जी के बचपन में उनके जीवन में पहुंच गए हैं। इसमें लेखिका ने अपने बचपन की शिमला की यादों को संजोया है। बच्चों, लेखिका का जन्म तो अविभाजित भारत में हुआ था, लेकिन जो उनका बचपन है वह शिमला में गुजरा था। जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप लेखिका के साथ उनके बचपन में शिमला पहुंच गए हैं। यानी बच्चों, आप इस पाठ में शिमला की सैर करने वाले हो तथा उनके समय और आज के समय में आए बदलाव को बताया है कि उनका बचपन आज के बचपन से कितना अलग था। साथ ही लेखिका को हमेशा यह महसूस होता रहता है कि आज के बच्चे जो बचपन जी रहे हैं तथा उन्होंने जो बचपन जिया था उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है, बहुत ही अंतर आ गया है और यह बदलाव आप भी महसूस करेंगे। जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि लेखिका का बचपन और आप जो आज बचपन जी रहे हैं उसमें बहुत ही अंतर आ चुका है। बचपन की सरलता से इस पाठ में परिचय करवाया गया है। चलते हैं पाठ की तरफ। लेखिका और उनकी पोशाकें। इस हेडिंग पढ़कर ही ऐसा लग रहा है कि यह तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं लेखिका ने अपनी पोशाकों के बारे में हमें क्या क्या बताया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बच्चों, आप तैयार हो जाओ, लेखिका आपको अपने बचपन में यानी शिमला में ले जाने वाली है। तो क्या आप रेडी हो? मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मासी भी। लेखिका आपको यह बता रही है कि मेरी उम्र इतनी अधिक है कि मैं आपकी दादी जैसी भी हो सकती हूँ, नानी जैसी भी, बड़ी मासी भी, बड़ी बुआ भी। यानी लेखिका है उनकी उम्र बहुत अधिक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका को उनके परिवार में सब लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। बच्चों, आपके घर में भी जो बड़ी बुजुर्ग दादी माँ होती हैं उनको आप कई जगह दादी, अम्मा, जीजी कहकर पुकारते हैं। ऐसे ही लेखिका को उनके परिवार में जीजी कहकर पुकारा जाता है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। बच्चों, अब तो लेखिका को भी महसूस होने लगा है कि उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई है। शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यह शताब्दी क्या होता है? शताब्दी 100 वर्षों की अवधि। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेखिका कहती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी समय के साथ बहुत अधिक बदलाव आए हैं। देखते हैं, जानते हैं यह बदलाव क्या क्या है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। लेखिका पहले बहुत गहरे रंग के कपड़े पहना करती थी। अब लेखिका का मन ऐसा करता है कि उन्हें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशकों यानी 10 वर्षों का समय। पोशाकें, पहनने का कपड़ा। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे
और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका यह बता रही है कि मैंने बचपन में और अब मैं बहुत कपड़े बदल लिए। पहले मैं फ्रॉक पहना करती थी, फिर मैं निक्कर वॉकर पहनने लगी, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है, तो उनको चूड़ीदार और घेरदार कुर्तों में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बच्चों, लेखिका को अपने कपड़ों से इतना अधिक लगाव है कि बचपन में उन्होंने जो फ्रॉक पहनी थी वो फ्रॉक उन्हें आज भी याद है। देखते हैं कैसी है वो फ्रॉक। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। बच्चों, आपको जो ये चित्र दिख रहा है यह हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक का चित्र है। इसमें भी हल्की और पीली धारी है, इसकी कॉलर भी गोल है और इसकी बाजू पर भी गोल कफ है। तो लेखिका की हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक कुछ कुछ इस तरह रही होगी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनवटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ये फ्रिल क्या होती है? फ्रिल कपड़ों के नीचे लगाई जाने वाली झालर या लेस होती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका हमें यह बता रही है कि उन दिनों जो फ्रॉक चला करती थी उसमें यहाँ पर एक जेब हुआ करती थी और उस जेब में हम लोग रुमाल रखा करते थे। साथ में उन दिनों बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था और वह रिबन कुछ कुछ ऐसे रहा करते थे। और बच्चों, एक बात और बताती हूँ कि वो जो रिबन थे उस समय लगाए जाते थे वो ड्रेस के मैचिंग कलर के ही लगाए जाते थे, यानी जिस रंग की ड्रेस है उसी रंग का रिबन लगाया जाता था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं। ये ट्यूनिक क्या है? ये ट्यूनिक एक ऐसी पोशाक है जिसे आप गले में डालते हैं और पूरी पिन जाती है। यह बहुत आरामदायक होती है। एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, कोटी यानी अंदर पहनने का टॉप। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। देखो बच्चों, लेखिका को अपनी फ्रॉक याद है, रुमाल याद है और साथ में अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, यानी लेखिका को अपने कपड़ों से विशेष लगाव रहा है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। सख्त यानी कठोर। लेखिका हमें बताती है कि उनके जो मोजे थे वो खुद ही धोया करती थी। चाहे घर में कितने भी नौकर हो, नौकरानी हो, लेखिका को अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। देखते हैं आगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार यानी रविवार की सुबह इसी में ही लगाते। इसमें लगाते का मतलब क्या करते थे वो इतवार की सुबह अपने मोजों को रिगड़ कर धोया करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रिगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती और चमक उभरने के बाद लेखिका के जूते कुछ कुछ ऐसे दिखाई देने लगते थे। बच्चों, आप लोग भी यही करते होंगे क्योंकि सोमवार से शनिवार तो आप अपने विद्यालय जूते मोजे पहनकर जाते हैं। फिर जब रविवार की छुट्टी आती है तब आप सुबह सुबह अपने मोजे धोते होंगे रिगड़ के और अपने जूते कपड़े या ब्रश से रिगड़ कर साफ करते होंगे। उसके बाद आपके जूते भी कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाते हैं, है ना बच्चों? आप लोग ऐसा ही करते हैं ना? सरबर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बच्चों देखो, ये एक नाम दिया है सरबर। अब आप लोग बताओ यह सरबर कौन हो सकता है? यह आपको ही ढूंढना है। जब आप यह दोनों संस्मरण पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यह सरबर कौन है और इस प्रश्न का आपको मुझे उत्तर भी देना है। सरबर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है।
अगर लेखिका के पसंदीदा कामों की अगर हम सूची बनाते हैं तो उसमें हम बूट पॉलिश करना भी लिखेंगे कि लेखिका इतनी अधिक उम्र की हो गई है तब भी उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। लेखिका हमें यह बता रही है कि पहले के जो जूते हैं और अब जो जूते आते हैं उनमें भी बहुत अधिक अंतर है। पहले के जूते बहुत ही अधिक सख्त और कठोर हुआ करते थे और आज के जो जूते आते हैं वो बहुत ही मुलायम, वज़न में हल्के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। देखिए लेखिका जी कितनी समझदार हैं। जैसे ही उन्हें नए जूते मिलते उन्हें पता है कि नया जूता काटता है, नए जूते पहनने से छाले हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें नया जूता मिलता नए जूतों के साथ ही वो छालों का इलाज शुरू कर दिया करती। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। देखिए लेखिका जी यहाँ भी अपनी कितनी समझदारी दिखा रही हैं। जब हम जूते को लंबे समय तक, लंबी दूरी तक कहीं पहनकर जाते हैं तो जूता हमें काटने लगता है और काटने से छाला हो जाता है। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही होता है। तो लेखिका क्या करती है, जब उन्हें कभी भी लंबी दूरी पे जाना होता है तो वो अपने साथ रुई का टुकड़ा लेकर जाती है। उस रुई के टुकड़े को जैसे ही जूता काटने लगता मोजे के अंदर रख लेती हैं, जिससे कि जूते का पूरा दबाव रुई के अंदर आ जाता, रुई के ऊपर आ जाता और लेखिका को कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी छाला नहीं होता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका को लग रहा है, बार बार यही लगता है कि उनके समय और आज के बचपन में बहुत ही अधिक अंतर आ चुका है। फ़र्क यानी अंतर। चलते हैं आगे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। बच्चों ये ऑलिव ऑयल है और जो आपको ये दिखा रहे हैं ये ऑलिव है। ऑलिव यानी जैतून है, ये जैतून का तेल है। और आपको यहाँ जो भूरे रंग की दिखाई दे रही है गोल गोल, ये अरंडी है और यह अरंडी का तेल है। हर शनिचर यानी हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। लेखिका के लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि जो काम हम करना नहीं चाहते या जो काम करना हमें पसंद नहीं है वह हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ खिलाते हैं जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है, आपको खाना पसंद नहीं होता, वह आपके लिए मुश्किल होती है। ऐसे ही लेखिका के लिए यह बहुत मुश्किल था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बच्चों जैसे ही शनिवार आता लेखिका को सुबह से ही हर जगह जैतून का तेल और अरंडी के तेल की खुशबू ही आने लग जाती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती। खुराक यानी दवाई की मात्रा, मितली यानी उल्टी होने का मन। बच्चों लेखिका को जहाँ कहीं भी छोटे शीशे के गिलास यानी छोटे कांच के गिलास कहीं भी नज़र आते जिन पर दवाइयों की मात्रा के निशान बने होते हैं, वो छोटे शीशे के गिलास उन्हें कहीं भी दिखाई देते उनका मन उल्टी जैसा होने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी लेखिका को ऐसा लगता है कि हर शनिवार को जो हम जैतून का तेल और अरंडी का तेल पिया करते, अगर वे नहीं भी पीते तब भी हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे हम आज हैं वैसे ही रहते। समय का बदलाव। इसमें लेखिका हमें यह बताएंगी कि समय का बदलाव कैसे कैसे आया।
तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका हमें यहाँ पर यह बताएगी कि उनके समय और हमारे समय में कितना अधिक अंतर आ चुका है। जानते हैं, देखते हैं वह अंतर क्या है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका को ऐसा लगता है कि जो आज के बच्चे हैं उनके बचपन की दिलचस्पियाँ भी बहुत अधिक बदल गई हैं, यानी उनके शौक़ बदल गए हैं, उनके रहने का तरीका बदल गया है, खेलों में रुचि बदल गई है। देखते हैं क्या क्या है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बच्चों, क्या आपने ग्रामोफोन देखा है? क्या आप ग्रामोफोन जानते हैं? अगर आपने ग्रामोफोन नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ। ग्रामोफोन कुछ इस तरह का होता है। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो कि संगीत सुनने के काम में आता है तथा यह लेखिका के समय चला करता था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हाँ बच्चों, लेखिका के समय में रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न तो आज के समय की चीज़ है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। ये लेमनेड और बिमटो क्या है? लेमनेड नींबू से बना हुआ एक पेय पदार्थ है। बिमटो अंगूरों और रसभरी इन सब फलों को मिलाकर तरह तरह की सुगंधित औषधियाँ मिलाई जाती हैं, नमक मिलाई जाता है और एक स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बिमटो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। लेखिका यह बता रही है कि जो बच्चे नई दिल्ली और शिमला में पले बड़े हुए हैं उन्हें डेविको रेस्टोरेंट और बैंगर्स रेस्टोरेंट, डेविको रेस्टोरेंट और बैंगर्स रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही मज़ा देने वाली होती। बच्चों, यह डेविकोज रेस्टोरेंट है जो कि शिमला में है और यह बैंगर्स रेस्टोरेंट का चित्र है जो कि नई दिल्ली में है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। जब कभी भी उनके घर में ब्राउन ब्रेड आती तो उन भाई बहनों को ही लेने जाना पड़ता था। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान, वहाँ से उतराई और सीधे माल रोड पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बन भावनी। जब लेखिका ब्राउन ब्रेड लेने जाया करती थी तब वहाँ कन्फेक्शनरी स्टोर पर चॉकलेट और पेस्ट्री की बहुत अच्छी खुशबू आती थी जो कि लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। बच्चों, आप लोग भी जब अपने मम्मी पापा के साथ मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं तब वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयों की जो खुशबू आती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। ऐसे ही जब लेखिका कन्फेक्शनरी काउंटर पर जाती थी तो वहाँ चॉकलेट की और पेस्ट्री की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगा करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। बच्चों, लेखिका के घर में इतना अनुशासन था कि उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट मिला करती थी। आप लोगों को कितनी बार मिलती है? सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक यानी भंडार रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। बच्चों, आप लोग कैसे करते हो? आप लोग भी टॉफ़ी चॉकलेट लेने जाते हो तो क्या आप वहीं दुकान पर खड़े खड़े खा लेते हो या लेखिका की तरह घर आकर आराम से खाते हो? शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। बच्चों, आप लोग लेखिका के बचपन में शिमला चल रहे हो तो लेखिका अब हमें काफ़ल के बारे में बता रही है। ये काफ़ल क्या होते हैं? खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। बच्चों, काफ़ल ये एक शिमला का फल होता है जो कि स्वाद में खट्टा मीठा होता है, कुछ लाल कुछ गुलाबी होता है। और दूसरा है कसमल, और जो ये है कसमल है, कसमल भी इस तरह का ही होता है, खट्टा मीठा।
सोचकर ही मुँह में पानी आ जाए भर आए। यानी लेखिका जब भी काफल और कसमल के बारे में सोचती है तो उनके मुँह में पानी आ जाता है, यानी उन्हें ये खाना बहुत अच्छा लगता है। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़। यह चेस्टनट क्या है? चेस्टनट एक भूरे रंग का पहाड़ी फल है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है, जिसे आग पर भूनकर छिलके उतारकर खाया जाता है। आग पर भूने जाते और छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। लेखिका कहती है सब चीज़ें बदल गई है, लेकिन चना जोर गरम है वह ऐसे के ऐसे ही है। उसकी जो पुड़िया पहले उस ज़माने में भी जैसी थी वह आज भी ऐसी है। पहले भी यह कागज़ों से बना करती थी, अब भी यह कागज़ों से बनती है। यह पहले भी नीचे से सकरी हुआ करती थी, यह पहले भी नीचे से सकरी हुआ करती थी, आज भी वह सकरी है। यानी सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन चने जोर गरम की पुड़िया नहीं बदली है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। यानी नीचे से तो बहुत सकरी होती है और ऊपर से काफ़ी चौड़ी होती है। इतनी चौड़ी होती है कि आप अपना हाथ डालकर भी उसमें से चना जोर गरम की पापड़ी निकाल सकते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकबाते यानी छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। बच्चों, आज आपने मेरे साथ बचपन संस्मरण का पहला भाग पढ़ा और यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसका भाग 2 पढ़ेंगे।